तो जो अधिकार हमको मिला है वो अधिकार हमसे छीना क्यों जा रहा है? छीना इसलिए जा रहा है कि पहचान के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर ये आज की तारीख में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक एक करके छीन रहे हैं। कई बार हमारे जो नौजवान साथी हैं, कई बार आप लोगों के सामने ये मैसेज आया होगा कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हो रही थी और गांधी जी ने कुछ नहीं किया। ये तमाम जो चीज है इसको हमको समझना पड़ेगा। जबकि शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा था, शहीद आजम भगत सिंह ने नहीं लिखा था। तो वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो अंग्रेजों के 200 साल के राज को समाप्त किया? उस ताकत का नाम क्या था? उस ताकत का नाम था सत्य। इस बात को याद रखिएगा। एक सवाल हम यहां खड़ा होकर के पूछें, हमारे एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं यहां पे, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप पवार वाले एनसीपी हैं। हम आपको यही कहेंगे कि आप सच्चा एनसीपी हैं, वो खरीदा हुआ एनसीपी है। हमारी और आपकी एकता इस देश में परिवर्तन की नई इबादत लिख सकता है। इसीलिए जो हमारे मन की बात है, वो मन की बात आपके जो मन में है वो बिल्कुल एक सा है। क्योंकि हमारा यह मानना है कि हम देश के किसी भी इलाके में रह रहे हों, चाहे उत्तर में रह रहे हों या दक्षिण में, पूरब में रह रहे हों या पश्चिम में, हमारा पूरा देश आज विभिन्न तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर इन समस्याओं से हम निजात पाना चाहते हैं तो हमारे और आपके बीच में संवाद होना बहुत जरूरी है। और उसी संवाद के सिलसिले में मैं दो चार बातें आपसे करना चाहता हूं। मैं मार्गदर्शन करने के लिए आपका नहीं आया हूं, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूं। आप सब लोग रोज न्यूज देखते होंगे, आपके व्हाट्सएप पे रोज कोई ना कोई मैसेज आता होगा। यहां नौजवान सब बैठा हुआ है, क्या व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आया है कि नेहरू जी मुसलमान हैं? आया है कि नहीं आया है? आया है ना। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कांग्रेस पार्टी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, हमारे नेता राहुल गांधी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं आया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो मैं यहां इतिहास की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। जब लोदियों का शासन था दिल्ली में, तो बाबर तोप लेकर के आया था। तकनीक नई थी और उस नई तकनीक के बदौलत बाबर ने लोदियों को हरा दिया और मुगल राज की स्थापना हो गई। मुगल का राज चलने लगा और बाद में जितने भी मुगल शासक हुए वो यहीं पर रहे, यहीं पे उन्होंने शादियां की और उनके बाल बच्चे जो हैं वो राज करने लगे। फिर अंग्रेज बंदूक लेकर के आए, मुगलों के राज को समाप्त किया और अंग्रेजों की राज जो है वो स्थापित हो गई। 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा हमारे ऊपर। और जब मैं पुनर्जागरण की धरती कहता हूं तो पुनर्जागरण की धरती कहने का क्या मतलब है? पुनर्जागरण की शुरुआत ईस्ट में बंगाल से हुआ और वेस्ट में महाराष्ट्र से हुआ था। इसीलिए जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बंगाल और महाराष्ट्र के लोग इस देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो फिर अंग्रेजों को, उस राज को कौन सी तकनीक से समाप्त किया गया? गांधी जी के हाथ में बंदूक तो नहीं था। और आप यह जान लीजिए, शहीद आजम भगत सिंह ने भी यह कहा कि क्रांति जो होती है, इनकलाब जो होता है, वो बम और पिस्तौल से नहीं आता है। कई बार हमारे जो नौजवान साथी हैं, कई बार आप लोगों के सामने यह मैसेज आया होगा कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हो रही थी और गांधी जी ने कुछ नहीं किया। यह तमाम जो चीज है इसको हमको समझना पड़ेगा। जबकि शहीद आजम भगत सिंह कह रहे हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता है।
बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा था, शहीद आजम भगत सिंह ने नहीं लिखा था। तो वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो अंग्रेजों के 200 साल के राज को समाप्त किया? उस ताकत का नाम क्या था? उस ताकत का नाम था सत्य। इस बात को याद रखिएगा। और सत्य की ताकत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के आम लोगों को इकट्ठा करके, चंपारण जब गांधी गए थे तो किसानों का आंदोलन लड़ने के लिए गए थे। महिलाओं को जब इकट्ठा किया पिकेटिंग आंदोलन के लिए, शराबबंदी के लिए, तो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, आदिवासी आंदोलन कर रहे थे, दलित आंदोलन कर रहे थे, शेतकरी आंदोलन कर रहे थे, कामगारों का आंदोलन हो रहा था। और तमाम आंदोलनों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी ने, जो अंग्रेजों के हाथ में बंदूक थी, बड़े बड़े जंगी जहाज थे, सत्य की ताकत से उसको परास्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिल गई। आज यह बात मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं? आज फिर एक तकनीक की ताकत लेकर के कोई आया है जिसका नाम दिया गया है सोशल मीडिया। बताइए, नाम है सोशल मीडिया और काम इसका सबसे ज्यादा अनसोशल है। सबसे ज्यादा अनसोशल है। अनसोशल कैसे है? घर में अगर कोई बर्थडे पार्टी हो रही हो तो देखिएगा कि 4 लोग मोबाइल लेकर के ना ऐसे कोना में मुंह घुमाए रहता है। यह हमको सोशल नहीं बना रहा है, यह हमको अनसोशल बना रहा है। इतिहास नहीं बना रहा है, इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। रोज सुबह सुबह उठिएगा तो यह मैसेज आएगा कि फटाफट 10 लोगों को यह मैसेज भेज दीजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पलट करके पूछ लीजिए ना, हम कौन सा इंसान हैं, 9वां की 10वां? अगर हम 10वां हैं तो पहले तुम बता दो कि तुम्हारी कौन सी मनोकामना पूर्ण हो गई है। पूछना चाहिए ना। मैं ये कहानी अक्सर लोगों से पूछता हूं, आजाद होने का क्या मतलब होता है? आजाद भारत में हम आजाद नागरिक हैं, आजाद होने का क्या मतलब होता है? आजाद का मतलब होता है अपने ख्यालों से आजाद होना। आजाद का मतलब होता है सत्य को परख करके झूठ और सच का फर्क करना। आजाद का मतलब होता है कि महिलाएं जो बैठी हुई हैं साड़ी पहन करके, उनका भी वोट एक है, और यहां जो कुर्सी सजाए हुए हैं आमदार, इसमें से हो जाएंगे कोई खासदार, उनका भी वोट एक है। बोलिए, है कि नहीं है? आजाद होने का मतलब यह होता है कि हम भी अपराध करेंगे तो हमारे ऊपर भी वही कानून लागू होगा, और इस देश का कोई मंत्री भी अपराध करेगा तो उसके ऊपर भी वही कानून लागू होना चाहिए। आजाद होने का मतलब होता है कि अगर सत्य है हमारे पास तो हम सत्य की ताकत पर सत्ता से सवाल कर सकते हैं। आजाद होने का मतलब होता है खुली हवा में सांस लेना, अपने देश के लिए, समाज के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना, और राज्य और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नागरिक की जरूरतों को पूरा करे। यह होता है आजाद होने का मतलब। हमको पता भी नहीं चल रहा है कैसे धीरे धीरे स्नेह स्नेह हमारी आजादी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, और हमारी जो सोचने की क्षमता है। ऐसे ही आप पुनर्जागरण की धरती के लोग नहीं हैं। आप इसलिए पुनर्जागरण की धरती के लोग हैं क्योंकि आपकी मिट्टी से संत तुकाराम पैदा हुए। इसीलिए आप पुनर्जागरण की धरती हैं कि आपकी मिट्टी से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले पैदा हुए। इसीलिए आप पुनर्जागरण की भूमि है कि आपकी मिट्टी पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको अपनी कर्म भूमि बनाने का काम किया। आप इसलिए पुनर्जागरण की भूमि है कि स्वतंत्रता आंदोलन की कोई भी धारा हो, चाहे क्रांतिकारी धारा हो या उदारवादी धारा हो, तमाम तरह के सपूतों को आपकी मिट्टी ने पैदा किया है। आप इसलिए पुनर्जागरण की धरती हैं क्योंकि आपके यहां क्रांतिकारी कवि अन्ना भाऊ साठे पैदा हुए हैं। यह जो इतिहास है आपका, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के साहू जी महाराज तक, यह इतिहास आपका स्वर्णिम इतिहास है। लेकिन आज आप देखिए
कि इस मिट्टी के जो लोग हैं उनको कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। एक सवाल हम यहां खड़ा होकर के पूछें, हमारे एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं यहां पे, हम आपको यह नहीं बोलेंगे कि आप पवार वाले एनसीपी हैं, हम आपको यही कहेंगे कि आप सच्चा एनसीपी हैं, वो खरीदा हुआ एनसीपी है। आप सच्चा एनसीपी हैं और वो भाजपा का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है ना, इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी, पूरी सरकार ही चल रही है ईडी और सीडी पे। या तो ईडी भेजते हैं या सीडी भेजते हैं। तो जिसका ईडी और सीडी नहीं है वो सच्चा है, जिसका ईडी और सीडी है वो झूठा है, वो झूठ के साथ जाकर के खड़ा है। और मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि मैं महसूस करता हूं और मैं ऋणी हूं महात्मा गांधी का, मैं ऋणी हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मैं ऋणी हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मैं ऋणी हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का, सरोजिनी नायडू का। मैं ऋणी हूं उनका कि वो अंग्रेजों से लड़ करके हमको आजादी दिलाए। मैं ऋणी हूं लाल बहादुर शास्त्री का, मैं ऋणी हूं इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, कि जो आजादी हमारे पुरखों ने हमको दिलाई, जो आजादी हमको हमारे संविधान ने दिया, उस आजादी को ये लोग बचा करके रखे। इसीलिए तो एक साधारण नौजवान जिसकी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, वो आप तमाम लोगों के सामने माइक लेकर के इन तमाम नेताओं के सामने खड़ा होकर के भाषण दे रहा है। यह संविधान की ताकत है, यह उस आजादी के आंदोलन का इतिहास है कि आज हम आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन कैसे यह आजादी हमसे छीनी जा रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। कैसे नए तकनीक का, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का सहारा लेकर के झूठ परोसा जा रहा है और सत्य को झुठलाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। यह इतिहास नहीं बना सकते हैं। आपको मालूम है, देश के जो पंत प्रधान हैं, जिनको हिंदी में हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, वो इतिहास में फेल हो गए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं भाजपा में नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं। वो इतिहास में फेल हो गए थे। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास भी उसको भुला देता है। इसीलिए ये इतिहास जब बना नहीं सकते हैं तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना मकान बना नहीं सकते, दूसरे की मकान पे अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है। अरे साहब, आपने तो इंसान को इंसान नहीं बनाया है, आप इतिहास क्या बनाएंगे? झूठ के सहारे ये एक इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ का सहारा लेकर के ये इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास खराब है, क्योंकि इनका इतिहास इस देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास है। इनका इतिहास इस देश के लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके साथ चाय पर बैठ करके चर्चा करने का इतिहास है। इनका इतिहास अंग्रेजों की जासूसी करने का इतिहास है। मैं जितने संतों का नाम ले रहा हूं, जितने वीरों का नाम ले रहा हूं, जितनी वीरांगनाओं का नाम ले रहा हूं, बताइए एक का भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से है क्या? लेकिन हमको गर्व है कि हम जितने भी लोगों का नाम ले रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। इसीलिए आप तमाम लोग जो यहां मौजूद हैं, सबसे पहले आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप उस पार्टी का हिस्सा हुए हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। उस पार्टी के आप सदस्य हैं जिसने इस देश में बराबरी के सिद्धांत को लागू किया है। बोलिए, इस देश में महिलाओं ने कोई आंदोलन किया था क्या? समान वोट के अधिकार का कोई आंदोलन नहीं किया था ना? समान वोट का अधिकार मिला कि नहीं मिला? लोग जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं उनका भी वोट एक, और जो साइकिल पे चलता भी उसका भी वोट एक है कि नहीं है? अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आपको लगता है कि 5 साल में चुनाव के बाद
हेलीकॉप्टर लेकर के कोल्हापुर सिटी की गलियों में नेताजी हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़े होते? बिल्कुल नहीं खड़े होते। तो जो अधिकार हमको मिला है वो अधिकार हमसे छीना क्यों जा रहा है? छीना इसलिए जा रहा है कि पहचान के नाम पर, जात और धर्म के नाम पर, ये आज की तारीख में हमको जो अधिकार दिए गए हैं उसको एक एक करके छीन रहे हैं। कैसे छीन रहे हैं? मैं कुछ उदाहरणों से इसको आपके सामने रख देता हूं। आपने देखा होगा कि लोग झांकी निकालते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तलवार लहराते हैं और एक दूसरे के खिलाफ गंदी और गाली भरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खास करके अपने नौजवान दोस्तों से। उसमें एक भी मंत्री का बच्चा रहता है? एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं ना? पता है वो कहां रहता है? वो ऑक्सफोर्ड में रहता है, वो कैम्ब्रिज में रहता है, वो लंदन में रहता है, वो न्यूयॉर्क में रहता है। लेकिन हमारे जो कामगार के बच्चे हैं, जो शेतकरियों के बच्चे हैं, जो साधारण नौकरी करने वालों के बच्चे हैं, उनके हाथ में तलवार थमा करके ये उनको दंगाई बना रहा है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। अरे इतना खतरा हो गया है धर्म पर, तो तुम अपने बच्चे को भेजने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हो? उसको बोलो आकर के हमारे साथ धर्म बचाए, आए हमारे साथ रैली निकाले, झांकी निकाले। चलाकी कर रहे हो हैं? मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हमारा, कहानी अपना कर रहे हो। इस बेईमानी को आप समझिए। धर्म अगर बचाना जरूरी है तो खाली हम क्यों बचाएंगे? स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोलेगी नहीं, और हम लोग मोटरसाइकिल लेकर के अपना तेल भरवा करके जय श्री राम। अरे राम जी जिंदाबाद हैं, जय जय है श्री राम का। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नया फैशन कैसे शुरू हुआ है? ये खेला क्या है? इस खेला को हमको समझना पड़ेगा। ये नया फैशन इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे इतिहास से ही, हमारे इतिहास को हमारी स्मृति से मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह आजादी हमको कैसे मिली? इस देश का निर्माण कैसे हुआ? संविधान कैसे बना? हम और आप प्रजा से नागरिक कैसे बने? हम नागरिक हैं आज हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। यह है नागरिकता, यह है जमहूरियत, यह है लोकतंत्र, कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। राहुल गांधी जी को भी अमेठी में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए, लड़ना पड़ेगा ना? ये लोकतंत्र है। एक बात बताइए, इंदिरा जी चुनाव नहीं लड़ी थी? लड़ी थी ना। राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना। राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी हैं तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए। आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें अजय शाह का, है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे, माधवराव सिंधिया। तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था, और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आहा हा हा हा।
उनकी सूरत देख रहे हैं। इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो